वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह का हम लोग देखेंगे। पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा जो है हम लोग को बोलेंगे, पहला स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और स्केलर हो गया। दूसरा हम लोग को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। या इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, या हम लोग बोलेंगे इसको क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हो गया जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, फिर वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, है ना। तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में ये दो तरह का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो हम लोग जितने पढ़ेंगे अभी वो सबका एप्लीकेशन है ना, सबका यूजेज है आगे चल के, है ना, वेक्टर में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जाएंगे यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग करते क्या है, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर ए दिया हुआ है ना, एंड वेक्टर ए है और हमारे पास एक वेक्टर क्या है, बी है। इसके लिखा हुआ ए बी ऐसे, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इस तरह से हम लोग को पढ़ना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ऐसा नहीं ए इंटू बी नहीं पढ़ेंगे, ए इंटू बी पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। ए इंटू बी मतलब ए इंटू बी ए होगा, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, है ना। इसको पढ़ना कैसे है, वेक्टर ए डॉट बी, है ना। तो ए डॉट बी ऐसे करके हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। चलो, तो इसमें हम लोग ए डॉट बी होता क्या है, तो हम लोग को ध्यान से देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर when they are in सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तब तब उनका प्रोडक्ट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। इट्स रिजल्टेंट इट्स रिजल्टेंट आफ्टर प्रोडक्ट इज स्केलर, दैट मीन्स हैव मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन इसका नहीं होगा, है ना। तो हम लोग जो स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, ये क्या होगा, व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे या दो, तभी हम लोग निकालेंगे। इस रिजल्टेंट आफ्टर प्रोडक्ट के बाद जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा, है ना, इज स्केलर। वो कैसा होता है, स्केलर। तो स्केलर क्या होता है कि है मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड होंगे लेकिन वो क्या होगा, डायरेक्शन नहीं होता है ना, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखो इसको निकालने का हम लोग ऐसे हैं कि सपोज लेट हमारे पास टू वेक्टर है, टू वेक्टर हम लोग लिए ए बी। एक वेक्टर ए ले लिए हैं, ए हमारे पास है, और एक हमारे पास ऐसे बी वेक्टर है, और थीटा हम लोग ले लिए हैं, जो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए एंड बी के बीच एंगल क्या है, वेक्टर ए एंड बी के बीच में एंगल है थीटा। तब अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व कि आगे इसको कैसे प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट पे दोनों वेक्टर को अरेंज कर दिए। ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनके बीच का एंगल थीटा। तो एंगल तभी लेते हैं जब दोनों क्या हो, एक ही पॉइंट पे, दोनों का टेल एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हो,
तो ही हम लोग ज्वाइंट हो, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल बता सकते हैं। तो अब क्या करना है, ये प्रोडक्ट होता है जब क्या हो जाना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में कब होगा, तो पहला कंडीशन इसको सेम डायरेक्शन में करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में है तो दो तरफ से हम लोग सेम डायरेक्शन में कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन में कर दें या तो इसको इस डायरेक्शन में कर दें। जब हमारे पास वेक्टर बी है ये, और इसको हम लोग ए हमारा पहले ऐसे था, इसके कंपोनेंट थीटा कंपोनेंट को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा इधर ए कॉस थीटा, है ना। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा वो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा बी, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा वेक्टर बी ऐसे था और वेक्टर ए कैसा है, ऐसा है, और ये एंगल थीटा है। तो अब क्या कर सकते हैं, बी को हम लोग क्या इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इधर शिफ्ट करेंगे तो बी जब इधर शिफ्ट होगा इसका इधर कंपोनेंट आएगा तो आ जाता है बी कॉस थीटा, यही होता है ना थीटा के साथ। अब यहाँ पे जब प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे भी हो गया, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आया ए इंटू बी कॉस थीटा। ए इंटू बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई में ए मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा भी एक कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आ गया ए बी कॉस थीटा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा आया ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे भी अगर लिखेंगे तो हमारा क्या आ गया ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ए कॉस थीटा है क्या, ए कॉस थीटा है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग किस डायरेक्शन में, वेक्टर बी ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ए का प्रोजेक्शन है बी पे, वेक्टर बी पे, यहाँ पे बी कॉस थीटा क्या देखें, बी कॉस थीटा देखें तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ऑन ए, यानी बी को हम लोग ए पे प्रोजेक्ट किए हैं, तो ऐसे हम लोग प्रोजेक्शन हम लोग बता सकते हैं। ये पहले से हम लोग जानते हैं प्रोजेक्शन क्या होता है। ये प्रोडक्ट हो गया ए बी कॉस थीटा, यानी कि हम लोग जब ए डॉट बी करेंगे तो हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे भी ए डॉट बी किए, यहाँ पे क्या किए बी डॉट ए की, बी डॉट ए किए यहाँ पे किए बी डॉट ए, तो भी हमारे पास क्या है ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे किए ए डॉट बी, तो भी हमारे पास क्या आया ए बी कॉस थीटा। दोनों केस में बराबर हमारा आया है। तो स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये केवल मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, तो मिलके क्या हो गया केवल मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया प्रोजेक्शन, है ना। वेक्टर कितने प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक को बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट का, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दोनों में से इसको पढ़ते कैसे हैं, इस तरह से रहता है ए डॉट बी, इस तरह से लिखा रहता है। इसको हम लोग ए इंटू बी नहीं पढ़ेंगे, वो ए इंटू बी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे देखेंगे रीड एज, कैसे पढ़ना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ही हम लोग को पढ़ना है। तो ये क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तभी हम लोग को इसका क्या करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना। ये जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेगा तभी हम लोग को क्या करना है प्रोडक्ट निकालना है। जैसे देखो यहाँ पे भी हम लोग किए थे, सेम डायरेक्शन में था प्रोडक्ट निकाले थे, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में नहीं था तो सेम डायरेक्शन में ला के प्रोडक्ट किए थे, है ना। ये रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट आता है प्रोडक्ट के बाद वो कैसा होता है स्केलर होता है, दैट मीन्स हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। कहने का मतलब जब हम लोग इसको प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट जो आएगा, जो रिजल्टेंट हम लोग को यहाँ आया है, ये आया है वो क्या है स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल क्या है मैग्नीट्यूड है। लेट टू वेक्टर लिए हैं, कौन कौन सा टू वेक्टर ए एंड बी ले लिए हैं, ए एंड बी हमारे पास वेक्टर ले लिए हैं, और जिनके बीच का एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर हम लोग को दोनों को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे दोनों के टेल को ज्वाइन करते हैं, वो
और थीटा को ऐसे कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ए आया, बी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और थीटा इनके बीच का एंगल है, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें। इसको हम लोग दो तरह से सेम डायरेक्शन में लाना है, तभी हम लोग को प्रोडक्ट करना है। दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में नहीं है तो सेम डायरेक्शन में ला के प्रोडक्ट करना है। तो सेम डायरेक्शन में लाने के लिए सबसे पहले क्या किए हैं, ए को बी पे झुकाए हैं। तो ए को हम लोग किस पे झुका दिए, बी पे झुकाए हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन किसके लिए है, ऑन बी, बी के लिए। तो ए है, ये थीटा एंगल है, तो थीटा के साथ क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ये हमारा इधर आके ए कॉस थीटा हो गया। तो एक ए कॉस थीटा, एक बी है। अब प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए कॉस थीटा इंटू क्या हो गया, बी हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा में क्या बताया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी पे क्या है, प्रोजेक्शन है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए, बी पे डॉट किए ए, तो हमारे पास ए बी कॉस थीटा आ गया, ये आया। फिर से आप क्या करते हैं, आप इसको इस पे प्रोजेक्ट करेंगे, एक बी को ए पे प्रोजेक्ट करेंगे, वेक्टर बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ए पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बी को ए पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ए को जैसा वैसा रहने दिए, बी पहले यहाँ था, इसको कंपोनेंट में इधर बांटे, तो कॉस थीटा आ जाएगा, बी कॉस थीटा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए इंटू क्या हो गया, बी कॉस थीटा, और जहाँ इसको लिखेंगे तो ए बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा है क्या, तो बी कॉस थीटा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, और हम लोग क्या यहाँ से भी, यहाँ से क्या निकला, ए डॉट बी निकला, वो भी ए बी कॉस थीटा आया। तो हम लोग यहाँ रिजल्टेड क्या निकाले कि ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, और कितना होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। यहाँ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो मैं इस साइड वाला मिटाता हूँ, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ए डॉट बी हम लोग क्या निकाले, ए डॉट बी अगर देखेंगे तो हम लोग ए डॉट बी को कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इंटू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इंटू बी कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए पे प्रोजेक्शन वेक्टर बी का, या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी इंटू ए कॉस थीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर बी पे। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, वेक्टर ए एक डॉट बी निकालेंगे, है ना। चलो तो हम लोग देखते हैं कि अगर केस 1 है ना, दोनों के बीच में एंगल क्या हो। पहला केस देखते हैं, इस जैसे हम लोग इससे एक एग्जांपल देखते हैं, दो वेक्टर हैं हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे, एक हमारे पास क्या है, इधर है फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। इनका फोर्स का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बोलेगा कि इसका वर्क डन क्या होता है, वर्क डन निकालने के लिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स एफ डॉट डी। एफ डॉट डी मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है। हम लोग पढ़े थे पहले 9 क्लास में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, होता है एफ डॉट डी, यानी फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी हमारे पास होता है एफ डी कॉस थीटा। फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, कॉस थीटा कितना, √3/2। कॉस कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो कॉस यहाँ पे लिख दिए 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। यहाँ 20 इंटू √3/2, 2 से कैंसिल हो गया, 10√3 जूल हमारा क्या आ जाएगा, वर्कडन आएगा। वर्कडन का यूनिट जूल होता है। तो इस तरह से इसका यूज आ गया एक तरह से, है ना।
तो दिया रहेगा तो वर्गमूल निकालना है जो एफ डॉट डी होता है। तो कैसे करेंगे, एफ का मैग्नीट्यूड इंटू 10 इंटू डी का मैग्नीट्यूड इंटू 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस कितना है, कॉस कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रखें तो √3 हमारा आ गया है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। अब डिफरेंट केस देखते हैं, पहला इसका केसेस देखते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या इसमें, डॉट प्रोडक्ट में देखो तो ये वाला बताया उसमें दिक्कत है, बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बोलते हैं केस 1। केस 1 में अगर देखेंगे, इफ पहला देखें कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होता है तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाता है, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है। मतलब 0 डिग्री करने का मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर है तो उनको क्या करना है, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो उनको हम लोग को जरूरत ही नहीं है कि सेम डायरेक्शन में करने का, क्योंकि पहले से सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए कॉस थीटा नहीं लेगा। यहाँ पे ए डॉट बी निकालेंगे तो सिंपल ए इंटू बी, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो ए इंटू बी के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या रहेगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी जब रहेगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये क्या हमारा मैक्सिमम वैल्यू। तो थीटा जब 0 रहता है तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू आता है, ये ध्यान में रखना है। थीटा का वैल्यू 0 पहले से सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में लाना नहीं पड़ेगा। जब सेम डायरेक्शन में लाना नहीं पड़ेगा तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो वो हम लोग को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। केस 2 देखते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो 90 डिग्री कहने का मतलब वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी क्या है, इधर है। दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री ऐसे फॉर्म में है। तो उनका प्रोडक्ट करेंगे, जैसे ए डॉट बी करेंगे तो ए बी इंटू कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 0, तो ये 0 आएगा, है ना। तो जब कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। एक नोट में मैं पॉइंट यहाँ बता देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ऑफ टू वेक्टर is the product of two different vector physical quantity। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर प्रोडक्ट के होता है ना। जो वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं दो अलग अलग वैल्यू, जैसे हम लोग देखें यहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब हम लोग ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो क्या कंडीशन था, ऐड या सब्ट्रैक्ट उसी से हो सकता है जो क्या होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर के साथ ऐड हो सकता है, फोर्स वेक्टर के साथ भी ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कौन किसके साथ ऐड, तो ऐड होने के लिए फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। बट होने के लिए अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देखिए यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट निकालें तो फोर्स एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, एंड डिस्प्लेसमेंट एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये हम लोग हाँ, तो केस 2 देखें कि जब दो वेक्टर क्या होगा, 90 डिग्री के होंगे तो उनका क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 आएगा। केस नंबर अगर 3 देखते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब बी इधर है और ए इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 180 डिग्री का वैल्यू याद रखेंगे -1, है ना। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, ये ध्यान में रखना है हमेशा,
है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे अगर ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी, तो हमारे पास आएगा ए बी कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री मतलब माइनस ए बी। तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आएगा माइनस बी, माइनस ए बी। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। केस नंबर 4 अगर देखें, केस नंबर 4 में बोलते हैं इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो हमारे पास, सेम हो। सेम हो तो क्या निकलेगा, तो वेक्टर ए और बी यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए निकाल, दो वेक्टर निकाले दोनों का सम, तो क्या हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। वेक्टर ए और ए दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना, तो उनका एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी दो सेम वेक्टर के अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तब फिजिक्स अच्छा होगा, नहीं तो दिक्कत होगा, है ना। तो क्वेश्चन नहीं बनता होगा, 100% नहीं बनता होगा, है ना। तो उसमें टाइम देना है ना। टाइम देख के दोगे तभी सीख पाओगे, नहीं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होता है। तुम जब आगे चल के कोई कंपटीशन का एग्जाम अगर देते हो, कंपटीशन का एग्जाम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्या देते हैं, नीट का कोई दे रहा है या मेंस का एग्जाम दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है, फिजिक्स में होता है। और जो शुरू में फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं ना, उनका सबसे आसान हो जाता है फिजिक्स। ठीक है, जो शुरू में बहुत ज़्यादा फिजिक्स में मेहनत कर लेते हैं तो फिर उनको फिजिक्स पढ़ने का जरूरत नहीं होता है, फिजिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोग को फिजिक्स पढ़ने के लिए इमेजिनेशन डेवलप करना रहता है। वो इमेजिनेशन जब तक डेवलप नहीं होगा, है ना, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, गलत गलत बनेगा। ठीक है, तो वो बनाने के लिए प्रैक्टिस, इसमें ये मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, है ना, क्योंकि तुम होशियार नहीं हो, तुम लोग सबको मैं जानता हूँ कितना क्या है ना। तो होशियारी को थोड़ा साइड में रखना है ना, क्योंकि कि नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। वो 9th-10th नहीं है, जो जितना मेहनत करेगा। देखो मैं पहले एक चीज सबसे पहले चीज क्लियर कर देता हूँ कि दो तरह के स्टूडेंट, तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं स्टूडेंट इंटेलिजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक स्टूडेंट को बोलते हैं एवरेज स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट को हम लोग बोलते हैं बिलो एवरेज। जो तो ये तीनों स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो तीनों कभी भी, ये तीनों का स्टूडेंट कोई वीक नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता। सोचेंगे कि ये कमजोर है तो इनका दिमाग कमजोर है, तो वैसा कुछ नहीं होता। बाई चांस एक नॉर्मल एक दो तो होते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं कि दिमाग कमजोर होता है ना। शुरू में जो मेहनत कर लेते हैं उनका, जैसे बचपन में जो मेहनत करते हैं वो धीरे धीरे जब 9th-10th में आते हैं तब तक उनका इनबिल्ट होते जाता है। फिर घर के इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, घर का इन्वायरमेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो चलो, तो मैं बता दूं सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल रेट रहता है, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जाते हैं, या तो आईएएस का जॉब हो, आईएएस के पोस्ट पे, या आईआईटी निकालते हैं एडवांस का, है ना, या नीट का निकालते हैं, वो याद रखना हमेशा एवरेज स्टूडेंट निकालते हैं, है ना। अब एवरेज स्टूडेंट क्यों निकालते हैं, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो इंटेलिजेंट हो तो निकालेंगे लेकिन वो पीछे रह जाते हैं, है ना। इंटेलिजेंट स्टूडेंट का एक ये रहता है कि जो ज़्यादा होशियार रहते हैं वो क्या करते हैं अपना, वो सोचते हैं तो मैं तो होशियार हूँ, मेरे को प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं। क्यों क्यों क्योंकि जब क्लास में बैठते हैं, क्लास में कहीं पे भी वो बैठते हैं, टीचर जब बताता है तो वो क्या करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। टीचर बताएंगे और तुरंत जवाब देंगे, इनसे उनका कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ता है कि अरे मैं तो बता ही दे रहा हूँ, मैं तो बता ही दे रही हूँ। ऐसा करके मतलब उनमें डेवलपमेंट हो जाता है। तो उससे घर पे वो पढ़ना बंद कर देते हैं, घर पे सोचते हैं यार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो भी काम हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, है ना, खाली पढ़ लेते हैं, हाँ मेरे दिमाग में आ गया ना, ऐसे वाला है, पैसा कर लेते हैं इंटेलिजेंट। जब एग्जाम आता है ना, जब एग्जाम आता है तो उसमें क्या कर देते हैं, ठोक देते हैं,
उसमें फिर बहाना बनाएंगे कि अरे यार मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। लेकिन एवरेज स्टूडेंट का क्या रहता है, एवरेज स्टूडेंट हमेशा डरे रहते हैं थोड़ा सा कि अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके कारण वो लोग मेहनत करते जाते हैं, और मेहनत करते करते कितने लोग जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं इतना ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, जब पीछे पलट के देखते हैं ना तो सब उन इतना पीछे रहते हैं नज़र भी नहीं आते, है ना। इंटेलिजेंट और बाकी लोग इतना पीछे चले जाते हैं कि उनको नज़र नहीं आते, है ना। मतलब ऐसे में तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तुम कुछ भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, हाँ कितना भी होशियार बन लो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो जब प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए हमेशा एवरेज स्टूडेंट कोई भी एग्जाम में हमेशा देखेंगे एवरेज स्टूडेंट ही सबसे अच्छा होता है। हमारे जितने भी दोस्त हैं उसमें से सारे एवरेज स्टूडेंट, जितने भी एवरेज स्टूडेंट थे सब अभी के मतलब टॉप मोस्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी में कितने लोग बार्क में काम कर रहे हैं, कितने लोग ओएनजीसी में काम कर रहे हैं, गेल में काम कर रहे हैं, पावर ग्रिड में काम कर रहे हैं, है ना। ये छत्तीसगढ़ का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं जो कर रहे हैं, है ना। तो ये सब जो ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, है ना, ये सब हमारा गेल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इसको हम लोग नवरत्न कंपनियां बोलते हैं, है ना। मतलब हमारे जो टॉप मोस्ट कंपनी है इंडिया का, वो जिनका कभी शेयर डाउन नहीं होता, ऐसा टाइप का कंपनी है। तो ये सब कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो वो सब का कौन है, सब एवरेज है, कोई इंटेलिजेंट नहीं। इंटेलिजेंट लोग घर बैठे हुए हैं, है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग अपने होशियारी के चलते पीछे रह जाते हैं। तो इसी कारण से, क्योंकि उनके पास ओवर कॉन्फिडेंस रहता है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। तुम्हारे जैसे करोड़ों स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, है ना, जो नीट हो गया या इसका लगभग मिला के 15 से 20 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, है ना। तो 15 से 20 लाख स्टूडेंट जब एग्जाम देते हैं तो सोच लो, ये 15 लाख स्टूडेंट तुम्हारे ही जैसे सोचते हैं जो एग्जाम देते हैं। वो कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं मैं निकाल नहीं पाऊंगा एग्जाम, वैसा कोई नहीं सोचता। सब बोलते हैं कि हाँ कम से कम तो पास हो जाऊंगा, ऐसे करके चलते हैं, है ना। तो तुम्हारे जैसे सोचने वाले 15 लाख स्टूडेंट हैं। ये मत समझना कि मैं अकेले हूँ बहुत होशियार हूँ, तो वैसा कुछ नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, ये जरूरी है बताना, क्योंकि मेन क्या होता है स्टूडेंट में जो इंटेलिजेंट होते हैं वही पीछे होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं वही पीछे हो जाते हैं, है ना। तो ये बताना बहुत जरूरी है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे कि अपने आप को ज़्यादा होशियार नहीं समझना है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा और वो उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और सेल्फ टाइम ज़्यादा देंगे, खुद से जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ना किसी, सबसे पहला बात तो गूगल पे कोई चीज़ सर्च नहीं करना है। हमेशा जब भी कोई सर्च करना है बुक के अलावा कहीं नहीं सर्च करना, अगर मान लो बाई चांस सर्च करना हो, क्योंकि गूगल में अगर सर्च करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। सर्च करने बैठोगे, एक चीज़ सर्च करोगे, उसको सर्च करने में तुमको 1 घंटा लग जाएगा और मिलेगा भी कुछ नहीं रिजल्ट है ना। तो ये इस पर नहीं ध्यान देंगे गूगल या यूट्यूब ये सब पे, है ना। क्या करना है एकदम स्ट्रेट, अगर टीचर है तो उनसे डायरेक्ट स्ट्रेट पूछना है, या खुद से बुक से प्रेडिक्ट करना है, या ज्यादातर अपना क्या करना है खुद से प्रेडिक्ट करना है। जब खुद से प्रेडिक्ट करने आ जाएगा तब हम लोग आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स को। हाँ मैं बता देता हूँ, जिनका फिजिक्स अच्छा रहता है उन्हीं का नीट में निकलता है डॉट, है ना। ये एकदम 100% ट्रूथ है। नीट जिनको करना है, जिनका फिजिक्स अच्छा रहेगा उन्हीं का नीट निकलेगा। अब बोलेंगे कैसे बोल रहे हैं, तो बता देता हूँ। पहला चीज, नीट में हमारे पास कैसा क्वेश्चन रहता है, 45 45 90, 45 केमिस्ट्री में, 45 फिजिक्स में और 90 रहता है हमारे पास बायोलॉजी में। तो सब क्या सोचते हैं, फिजिक्स तो टफ जा रहा है क्योंकि इनका मैथ कमजोर रहता है, मैथ पढ़ते नहीं है, इसी कारण से मैथ क्या हो जाता है इनका कमजोर हो जाता है। तो मैथ कमजोर होने के कारण फिजिक्स कमजोर हो जाता है। तो सोचते हैं कि फिजिक्स को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, जो मैथ्स उठाना है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में उठा लेते हैं। तो ये सोचने वाले बच्चे जितने एग्जाम देते हैं वो सब वो यही सोचने वाले रहते हैं, उनको छोड़ के जिनका रैंक लगता है। जो रैंक लगता है वो
ये इसको एकदम साथ में लेके चलते हैं, और इसको साथ में लेने के लिए मैथ्स अच्छा होना चाहिए। जो हम लोग शाम को जो पढ़ रहे हैं ना, वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तो ही हमारा फिजिक्स अच्छा होगा, है ना। तो अब हम लोग देखते, अब हम मैं बताया कि ये 90 क्वेश्चन होता है। तो ये इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका लॉजिकली आंसर देना रहता है, और लॉजिकल डेवलपमेंट तभी होगा जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स पढ़ेंगे तब लॉजिकल डेवलपमेंट होगा, तभी हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो कोई 90 आउट ऑफ 90 बनाएगा तभी ये बना सकता है बायोलॉजी को, जब उनका फिजिक्स बहुत अच्छा हो। फिजिक्स अच्छा होने का मतलब कि उनका इमेजिनेशन अच्छा है, लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, आईक्यू अच्छा है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर तुम फिजिक्स को छोड़ोगे तो नीट कभी सोचना ही मत, नीट निकलेगा ही नहीं, है ना। ऐसे करके ये होता है, तो अपना इसको ध्यान में रखना है फिजिक्स। जिनका फिजिक्स अच्छा होता है उन्हीं का नीट निकलता है डॉट, मैं बता रहा हूँ, है ना। डॉट में, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि इन दोनों से निकालेंगे, और जब फिजिक्स अच्छा नहीं है तो न ये अच्छा जाने वाला है, बायोलॉजी में अच्छा नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन सेम रहेगा, जो तुम पढ़े रहोगे वही क्वेश्चन इसमें आएगा, लेकिन तुमसे बनेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास लॉजिकल पार्ट है नहीं, इमेजिनेशन पार्ट है नहीं, है ना। केमिस्ट्री का 40% क्वेश्चन रहता है फिजिकल से और ऑर्गेनिक से। तो ऑर्गेनिक का तो चलो आसान क्वेश्चन रहता है तुम लोग का, जो नीट में मेंस वाले में थोड़ा अच्छा अच्छा रहता है, लेकिन जब फिजिकल में जाओगे तो फिर वही दिक्कत आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तो फिर वही दिक्कत आएगा, लॉजिकल से मार खाओगे। तो ये समझ में लाना है। तो नीट वाले को खास कर फिजिक्स में ज़्यादा मेहनत करना है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है ना, हर बार बोल रहा हूँ, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो रेट है वो हमेशा एवरेज स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट वही अच्छा कर पाते हैं जो एकदम बहुत रफ्तार से मेहनत करते जाते हैं, बिना मतलब अपना क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं। ये नहीं कि आज दस घंटा पढ़े, फिर 2 दिन बाद नहीं पढ़े, ऐसा वाला दो दिन लगातार 10-10 घंटा पढ़े और एक दिन गैप कर दिए, तो ऐसा नहीं। अगर तुम डेली 3 घंटा पढ़ रहे हो तो डेली तुमको कंटिन्यूअस 3 आवर क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान, पढ़ाई में कंटिन्यूटी जरूरी है। जिनका कंटिन्यूटी रहेगा उन्हीं का कुछ होने वाला है और अच्छा कर पाएंगे। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो नहीं होगा, है ना। जो पढ़ने वाले, मैं बता देता हूँ, यूपीएससी जो निकालने वाले बच्चे रहते हैं ना, आईएएस जो बोलते हैं हम लोग, आईपीएस जो बोलते हैं, ये सब, तो ये सब कंटिन्यूटी इतना रखते हैं मत पूछो, है ना। अगर ये डेली 8 घंटा पढ़ रहे हैं, मैं तो बिहार से हूँ, बिहार में देखा हूँ, 8 घंटा क्या हो, कम से कम 10 या 16 घंटे के बीच में पढ़ते हैं कंटिन्यूअस। 10 और 16 घंटे के बीच में पढ़ते हैं। जानते हो बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे भिखारी लोग हैं ना, जो पागल लोग हैं, भिखारी रहेंगे, मतलब पागल हो गए हैं बहुत सारे लोग। और भिखारी लोग भी बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, है ना। रीजन ये है कि कितने लोग बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पढ़ लिए हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाया है। तो जॉब नहीं मिल पाने के कारण उनका दिमाग या घर का स्थिति ऐसा हो गया है कि जिनके कारण वो कुछ नहीं कर पाए हैं, उनके कारण वो क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। लेकिन उनके नॉलेज का बात करें तो बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, हर तरह का नॉलेज रखेंगे, हर लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज भी सीखे रहते हैं, तो है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो आईएएस यूपीएससी का तैयारी करते हैं, मैक्सिमम 10 से 16 घंटा अगर पढ़ने के लिए ठान लिए तो वो पढ़ते ही है उतना भी, है ना। जो बीएससी में जाते हैं वो लगातार 3 साल कंटिन्यूअसली इतना देर पढ़ते रहते हैं, और पढ़ने के बाद ही रिजल्ट ला पाते हैं, है ना। अब कोई सोचेगा कि नहीं यार, मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ और रोज दिखाई दे रहा है बाइक से जाते आते, तो उनका नहीं होता, उनका कभी नहीं होता। जो घर में बैठ के कंटिन्यूअसली सब चीज त्याग के इसी पे फोकस रहते हैं, हमेशा इतना से इतना घंटा उन्हीं का निकलता है ना। तुम देखे नहीं हो, देखोगे तब पता चलेगा, है ना। तुम लोग मेहनत देखे नहीं हो, मेहनत देखोगे तब पता चलेगा, है ना। कि बस घर में रहे हैं अपन, कुछ किए नहीं है, तो ऐसा है। जो माहौल है वैसे ही माहौल में है शुरू से, है ना। टीचर लोग पूरा बड़ाई कर दिए कि अरे तू तो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, उसी में फुल हो गए। जो क्वेश्चन आसान आसान दे दिए, बोर्ड का पैटर्न वैसे ही रहता है, दे दिए क्वेश्चन,
बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाता है। तो बोर्ड होता ही है पास करने के लिए, मैं पहला चीज बता देता हूँ। जो बोर्ड होता है, बोर्ड के मार्क्स से ज्यादा खुश नहीं होना है। बोर्ड होता है, ये हमारे बोर्ड इसलिए लिए जाते हैं जिससे हमारे पास डेटा हो कि कितने परसेंट हमारे इंडियन है वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो बोर्ड का रिजल्ट पे नहीं जाना है। ये बोर्ड हमारा इसलिए होता है क्योंकि जबरदस्ती पास किया जाता है बोर्ड में, है ना। अगर बोर्ड में पास हो जाओगे तो बोलेंगे कि हाँ हमारे इंडिया में लिटरेट पर्सन इतने लोग हैं, है ना। ये एवरेज निकालने के लिए रहता है। इससे हम लोग क्वेश्चन बोर्ड में ज्यादातर आसानी क्वेश्चन पूछता है कंपेयर टू द, तुम अपना मिड टर्म या इस सब का क्वेश्चन उठा के देख लो और बोर्ड का क्वेश्चन उठा के देख लो, तो पता चलेगा बोर्ड वाला तो बहुत आसान था, है ना। तो है ना कि ये हमारा कि लिटरेट पर्सन, लिटरेसी रेट इंक्रीज करने का एक मेथड होता है कि हमारे कंट्री में इतने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, ये साबित करने के लिए। ठीक है, तो ये सब पे ध्यान नहीं देंगे, ज्यादातर मेहनत करेंगे, नंबर पे मार्क्स पे मत ध्यान देना, ज्यादातर खुद से मेहनत करना है तब आएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट दिए, टेस्ट में नहीं क्वेश्चन बना है, फिर से दोबारा बनाना है ना। उसको टेस्ट का हर तरह से सोच के बनाया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बनाएंगे। इस बार तो बहुत आसान था क्वेश्चन, फिर भी तुम लोग बहुत गंदा बनाए हो, है ना। एक दो लोग अच्छा बनाए हैं, बाकी सब गंदा बनाए हैं, है ना। तो देखना है, फिर आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। यहाँ हम लोग डॉट प्रोडक्ट देख लिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना है। आज यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करना है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ 11th वाले हो, 11th में मेहनत करोगे तभी आगे जाके फ्यूचर बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारा 11th और 12th ही लाइफ को डिसाइड करेगा कि तुम कहाँ जाओगे, है ना। 11th हो सके 11th 12 बहुत मेहनत किए, लेकिन मान लो किसी वर्ष से रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, किसी छोटे मोटे कॉलेज में गए, लेकिन छोटे जगह कॉलेज में भी जाओगे तो तुम्हारा 11th 12th भी वहाँ काम देने वाला है, और उसके बदौलत तुम बहुत आगे तक जा सकते हो। तो 11th 12th बहुत बेस होते हैं, इसी से हम लोग आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें जी जान लगा देना है, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई जन्मदिन नहीं, कोई किसी शादी उदी नहीं, कंटिन्यूअस हम अगर ठान लिए 3 घंटा पढ़ना है तो 3 घंटा पढ़ना है, चाहे उधर किसी का दादी मर जाए या दादा मर जाए, कोई लेना देना नहीं, मेरे को 3 घंटा पढ़ना है तो कैसे भी टाइम निकाल के पढ़ना ही पड़ेगा, तब होगा, है ना। तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा, सोच लाना पड़ेगा, तब हम लोग क्या कर पाएंगे,